हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्विक रिवीजन करेंगे डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर का। हमारे सिलेबस में क्या क्या टॉपिक है। फर्स्ट है वर्किंग स्ट्रेट मेथड, सेकंड लिमिट स्ट्रेट मेथड, नेक्स्ट एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड एंड डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन, shear, bond, development length, analysis and design of T-beam, slab, axially loaded column and footings। इसको हम जल्दी से वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट IS कोड प्रोविजंस और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे जाता है। स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू IS कोड क्या होता है, मिनिमम हमारे को रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड करते हैं उसके कुछ क्राइटेरिया है, मिनिमम और मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। मिनिमम का फॉर्मूला क्या होता है, AST मिनिमम बाय B इंटू डी इज इक्वल टू 0.85 बाय FY। जब हमको मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट पूछेगा तो हम इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। ये डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ स्टील। नेक्स्ट है मैक्सिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट। AST मैक्सिमम किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 4% ऑफ B इंटू डी। B विड्थ है बीम का और D जो है वो ओवरऑल डेप्थ है बीम की। इससे ज़्यादा हमको रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करना है। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट एजप्शंस हैं लिमिट स्टेट कोलैप्स के। इनसे भी रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस आता है, जैसे कि फर्स्ट है प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन प्लेन आफ्टर द बेंडिंग। इसका मतलब क्या हो गया, स्ट्रेन का वेरिएशन लीनियर होता है। नेक्स्ट, द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट एट द आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर इज टेकन एज 0.0035 इन बेंडिंग। मैक्सिमम स्ट्रेन की वैल्यू क्या होती है कॉन्क्रीट में, 0.0035। Next, relationship between compressive stress distribution in concrete and strain in concrete may be assumed to be rectangular, trapezoidal, parabolic or any other shape which result in prediction of strength in substantial agreement with the result of test। ये stress distribution के बारे में बात कर रहा है। stress distribution आपका parabolic भी हो सकता है, rectangular भी हो सकता है, depend कि कौन सा condition given है। नेक्स्ट, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में क्या होता है, स्टील हम सिर्फ एक ही साइड में प्रोवाइड करते हैं जो कि टेंशन साइड में। टेंशन साइड में क्यों, क्योंकि जो कंक्रीट है वो वीक इन टेंशन होता है और स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन होता है। इसीलिए हम स्टील को टेंशन में डालते हैं। सिंगली रेनफोर्स्ड बीम से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेस हैं, जैसे कि अगर हमको एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड करनी है यानी कि XU, इसके लिए हम कंप्रेसिव फोर्स इक्वल्स टू टेंसाइल फोर्स के इक्वल करेंगे। ये हो जाएगा 0.36 FCK XU इंटू B इज इक्वल्स टू 0.87 FY इंटू AST। यहाँ से XU आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.87 FY इंटू AST बाय 0.36 FCK B। नाउ अब हमको अगर क्रिटिकल डेप्थ यानी कि लिमिटिंग या बैलेंस्ड या क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड करनी है, ये क्या हो जाएगी XU लिमिट। ये किस पे डिपेंड करती है, ग्रेड ऑफ स्टील के। इसका बेसिक फॉर्मूला जो होता है XU लिमिट का वो है 700 बाय 1100 प्लस 0.87 इंटू FY। लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करती है। कुछ स्टैंडर्ड स्टील ग्रेड्स के लिए हमको लिमिटिंग डेप्थ पता होना चाहिए, जैसे कि Fe250 के लिए लिमिटिंग डेप्थ होती है 0.53 इंटू डी। यहाँ पे डी जो है वो इफेक्टिव डेप्थ होता है। इफेक्टिव डेप्थ जो होती है वो किसके इक्वल होती है, ओवरऑल डेप्थ माइनस द क्लियर कवर। ये होती है डी, इफेक्टिव डेप्थ। अगर Fe415 है लिमिटिंग डेप्थ हो जाएगी 0.48 डी। नाउ अब हमको कंपेयर करना है XU और XU लिमिट। ये जब हम कंपेयर करेंगे तो हमको पता पड़ेगा बीम अंडर रेनफोर्स्ड है, ओवर रेनफोर्स्ड है या बैलेंस सेक्शन है। अगर XU छोटा हो जाएगा XU लिमिट से, वो सेक्शन कहलाएगा अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। अगर XU बड़ा हो जाएगा XU लिमिटिंग वैल्यू से, वो होता है ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। अगर XU लिमिट और XU इक्वल हो जाएगा तो वो कहलाता है बैलेंस्ड सेक्शन। यहाँ पे लिमिटिंग जो है वो लिमिटिंग डेप्थ है न्यूट्रल एक्सिस की और XU जो है वो एक्चुअल डेप्थ है न्यूट्रल एक्सिस की। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MR किसके इक्वल होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर कंप्रेशन साइड से देखेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा 0.36 FCK XU इंटू B इंटू D माइनस 0.42 इंटू XU। अगर टेंशन साइड से देखेंगे तो ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 0.87 FY इंटू AST इंटू D माइनस 0.42 इंटू XU।
नेक्स्ट है डबली रेनफोर्स्ड बीम। सो डबली रेनफोर्स्ड बीम में क्या होता है, रेनफोर्समेंट को हम दोनों साइड में प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रल एक्सिस के। सो जब दोनों साइड में रेनफोर्समेंट होता है तो वो कहलाती है डबली रेनफोर्स्ड बीम। सो इसमें भी हम वैसे ही करते हैं, कंप्रेशन को टेंशन से इक्वल करते हैं और लिमिटिंग डेप्थ का फॉर्मूला भी वही होता है, डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ स्टील में। सो इसको हम फिर से रिपीट नहीं कर रहे। सो एग्जाम में जनरली इसकी डिज़ाइनिंग नहीं आती, इसीलिए इसकी डिज़ाइनिंग मैंने यहाँ पे नहीं बताया है। नेक्स्ट टॉपिक है स्लेंडरनेस लिमिट्स फॉर बीम टू एंश्योर लैटरल स्टेबिलिटी। सो स्लेंडरनेस लिमिट फिक्स्ड है। सो अकॉर्डिंग टू आईएस कोड, अगर हमारे पास सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूस बीम है, सो स्लेंडरनेस लिमिट इन में से जो वैल्यू मिनिमम आएगी उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 60 बी और 250 बी स्क्वायर बाई डी, इसमें जो छोटा है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए स्लेंडरनेस लिमिट। अगर कैंटिलीवर बीम है, ये किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए स्लेंडरनेस लिमिट, 25 बी और 100 बी स्क्वायर बाई डी, इससे जो छोटा है मिनिमम है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए स्लेंडरनेस लिमिट कैंटिलीवर बीम के लिए। सो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। नेक्स्ट है साइड फेस रेनफोर्समेंट। जब हम रेनफोर्समेंट को साइड में भी प्रोवाइड करते हैं, ये आपकी बीम है, सो रेनफोर्समेंट जब साइड में प्रोवाइड किया जाता है वो कहलाता है साइड फेस रेनफोर्समेंट। सो ये कब प्रोवाइड किया जाता है, जब वेब की डेप्थ 750 mm से ज़्यादा हो जाएगी तब हम साइड में रेनफोर्समेंट देते हैं ताकि स्टेबिलिटी रहे और टेंशन क्रैक को अवॉइड कर सकें। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मिनिमम एरिया ऑफ साइड फेस रेनफोर्समेंट। सो मिनिमम एरिया कितना होना चाहिए, यहाँ पे 0.1% ऑफ द वेब एरिया से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट मैक्सिमम स्पेसिंग। सो मैक्सिमम स्पेसिंग किसके इक्वल होती है, इसमें से जो मिनिमम आएगा यानी कि थिकनेस ऑफ वेब और 300 mm, इसमें से जो छोटा होगा वो होती है मैक्सिमम स्पेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जनरली इफेक्टिव स्पैन के लिए। सो इफेक्टिव स्पैन के लिए यहाँ पे हमारे पास 5 केसेस हैं। सो फर्स्ट है कैंटिलीवर बीम, इसकी इफेक्टिव लेंथ होती है L0 + d/2, जहाँ पे L0 जो है वो क्लियर स्पैन है और D जो है इफेक्टिव डेप्थ है और W जो है वो विड्थ है सपोर्ट की। नेक्स्ट सिंपली सपोर्टेड बीम है तो इफेक्टिव लेंथ हो जाएगी मिनिमम ऑफ L0 + D और L0 + W/2 + W/2। L0 वही क्लियर स्पैन, D इफेक्टिव डेप्थ, W विड्थ ऑफ सपोर्ट, ये विड्थ है सपोर्ट की। नेक्स्ट है रिजिड फ्रेम। सो इसकी इफेक्टिव लेंथ होती है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द मेंबर्स। नेक्स्ट अगर कंटिन्यूस बीम है, सो यहाँ पे 2 केस हैं। अगर सपोर्ट विड्थ लेस देन स्पैन बाय 12 होगी तो ये फॉर्मूला होगा, अगर सपोर्ट विड्थ ग्रेटर देन स्पैन बाय 12 होगी, सो यहाँ पे 3 केसेस अगेन अराइज होंगे। सो जब सपोर्ट विड्थ लेस देन स्पैन बाय 12 है तो इफेक्टिव लेंथ का फॉर्मूला होता है मिनिमम ऑफ L0 + D और L0 + W/2 + W/2। अगर सपोर्ट विड्थ ग्रेटर देन स्पैन बाय 12 है, सो यहाँ पे अगेन 3 केस होंगे। पहला जब एक साइड फिक्स्ड है और दूसरा कंटिन्यूस है, इस तरीके से, दूसरा कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस है, तीसरा कंटिन्यूस प्लस फ्री है, तो ये थर्ड केस। सो इसमें इफेक्टिव लेंथ L0 के इक्वल होती है यानी कि क्लियर स्पैन के, यहाँ पे भी इफेक्टिव लेंथ क्लियर स्पैन की इक्वल होती है। यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ मिनिमम होती है L0 + D/2 और L0 + W/2 के। नेक्स्ट लास्ट है रोलर और रॉकेट बियरिंग। सो इसमें इफेक्टिव लेंथ होती है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द बियरिंग, जो बियरिंग बनी होती है उनका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज। सो टी बीम में इफेक्टिव विड्थ क्या होती है, सो टी बीम और एल बीम। सो इफेक्टिव विड्थ BF = BW + 6DF + L0/6, जहाँ पे BF यानी विड्थ ऑफ फ्लैंज किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, विड्थ ऑफ वेब + L1 + L2/2। और L बीम में क्या होता है, ये इसका जस्ट आधा हो जाता है, DF और L0। सो विड्थ ऑफ फ्लैंज होती है विड्थ ऑफ वेब + 3DF + L0/12, जहाँ पे विड्थ ऑफ फ्लैंज शुड नॉट बी ग्रेटर देन BW + L1/2। नेक्स्ट है इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज अगर आइसोलेटेड है। सो टी बीम के लिए फॉर्मूला है BF = L0/L0/B + 4 + BW, ये लेस देन और इक्वल्स टू B होता है। एल बीम के लिए विड्थ ऑफ फ्लैंज होता है BW + 0.5 L0/L0/B + 4, ये भी लेस और इक्वल्स टू B होना चाहिए। यहाँ पे जो टर्म्स हमने लिखे हैं उनका मीनिंग क्या है,
यहाँ पे BF जो है वो इफेक्टिव विड्थ है फ्लेंज की, BW जो है वो विड्थ है वेब का, और DF जो है वो थिकनेस है फ्लेंज की, और L0 जो है वो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ जीरो मूवमेंट है बीम में, और L0 जो होता है वो इफेक्टिव स्पैन ऑफ बीम के इक्वल होता है अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है। अगर कंटिन्यूस बीम है सो ये L0 होता है 0.7 इंटू इफेक्टिव स्पैन ऑफ बीम अगर कंटिन्यूस बीम है। नाउ शियर स्ट्रेस में हम देखेंगे नॉमिनल शियर स्ट्रेस, इसको हम टाउ वी से लिखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है VU बाय B इंटू डी अगर यूनिफॉर्म डेप्थ है, मीन सेम डेप्थ है थ्रू आउट। सो यहाँ पे VU होता है शियर फोर्स ड्यू टू डिजाइन लोड, B विड्थ ऑफ मेंबर, D इफेक्टिव डेप्थ। सो यहाँ पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ सी मैक्स ये आता है अप्रॉक्सीमेटली 0.631 रूट FC के इक्वल। सो ये जो टेबल है इसमें जो ये वैल्यूज आई हैं वो इस फॉर्मूले से आई हैं। सो टाउ सी मैक्स अगर M15 है तो 2.5 होता है, M20 है तो 2.8 होता है, M25 है तो 3.1 होता है, M30 है तो 3.5 होता है, M35 है तो 3.7 होता है, और M40 है तो 4 होता है। सो ये जो वैल्यूज है वो इस फॉर्मूले से आती हैं। सो टाउ सी मैक्स डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट के। नेक्स्ट, अगर टाउ सी मैक्स ज़्यादा है, मतलब कि मैक्सिमम जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू ज़्यादा है नॉमिनल शियर स्ट्रेस से, सो कोई भी डायगोनल कंप्रेशन फेलियर नहीं होगा। लेकिन अगर टाउ सी मैक्स की वैल्यू कम है शियर स्ट्रेस से, सो डायगोनल कंप्रेशन फेलियर होगा। सो यहाँ पे हमको सेक्शन को रीडिज़ाइन करना पड़ेगा बाय इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ बीम। जब हम बीम की डेप्थ को इंक्रीज करेंगे तभी ये सेक्शन स्टेबल हो पाएगा। नाउ यहाँ पे टाउ सी जो होता है वो होता है डिज़ाइन स्ट्रेंथ। सो डिज़ाइन स्ट्रेंथ जो होता है ये डिपेंड करता है कंक्रीट के ग्रेड पे और परसेंटेज ऑफ स्टील पे। सो ये परसेंटेज ऑफ स्टील होता है 100 इंटू AST बाई BD। सो इसका एक टेबल है, वहाँ से हम टाउ सी फाइंड करते हैं। अगर टाउ सी बड़ा हो गया टाउ वी से, मीन्स शियर स्ट्रेंथ शियर स्ट्रेस से ज़्यादा है। सो मतलब क्या हुआ, स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो बीम सेफ हो गई शियर में। सो यहाँ पे हमको शियर रेनफोर्समेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। सो वो किसके इक्वल होती है, ASV बाय B इंटू SV शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0.4 बाय 0.87 FY। यहाँ पे जो ASV है ये टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया है स्टिरअप लेग का जो इफेक्टिव है शियर में, और SV जो है वो स्टिरअप की स्पेसिंग है, और B जो है वो विड्थ है बीम का, और FY जो है वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है स्टिरअप रेनफोर्समेंट की। सो इसको हम पुट कर देंगे। अगर 2 लेग्ड स्टिरअप है सो ये हो जाएगा 2 इंटू π/4 D स्क्वायर। नाउ अगर शियर स्ट्रेंथ कम हो जाएगा शियर स्ट्रेस से, सो मतलब क्या हो गया, स्ट्रेंथ कम है स्ट्रेस से, सो डायगोनल टेंशन फेलियर होगा। सो यहाँ पे हमको प्रॉपर शियर रेनफोर्समेंट की ज़रूरत पड़ती है। सो प्रॉपर शियर रेनफोर्समेंट हम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टिरअप्स, बेंट अप बार्स, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। सो वर्टिकल स्टिरअप प्रोवाइड करेंगे तो VUS किसके इक्वल हो जाएगा, 0.87 FY इंटू ASV इंटू D बाई SV। अगर इंक्लाइन स्टिरअप प्रोवाइड करेंगे सो VUS हो जाएगा 0.87 FY इंटू ASV इंटू साइन अल्फा प्लस क्रॉस अल्फा इंटू D बाई SV। अगर बेंट अप बार्स हैं तो VUS हो जाएगा 0.87 FY ASV इंटू साइन अल्फा, जहाँ पे VUS जो है वो है स्ट्रेंथ ऑफ शियर रेनफोर्समेंट, यानी कि शियर रेनफोर्समेंट की स्ट्रेंथ क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ स्टिरअप। सो स्टिरअप में मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी रख सकते हैं। सो अगर वर्टिकल स्टिरअप है तो मिनिमम ऑफ 0.75 D और 300 mm, इसमें से जो कम होगा वो उसकी मैक्सिमम स्पेसिंग होगी। अगर इंक्लाइन स्टिरअप है सो मिनिमम ऑफ D और 300 mm। अल्फ़ा यहाँ पे इंक्लिनेशन हम 45 डिग्री लेते हैं, और जो स्पेसिंग है वो ग्रेटर देन 300 mm नहीं होनी चाहिए। नाउ शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला अगर वेरिंग डेप्थ है ये इस तरीके से, अगर डेप्थ वेरिंग है, यहाँ पे डेप्थ ज़्यादा है यहाँ पे डेप्थ कम है, ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था ये यूनिफॉर्म डेप्थ के लिए था, मीन्स जब डेप्थ सेम रहेगी। जब अगर डेप्थ वेरी करेगी तब शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा, VU प्लस माइनस MU tan बीटा बाई D होल B इंटू D। सो यहाँ पे नेगेटिव हम तब यूज़ करते हैं जब बेंडिंग मूवमेंट इंक्रीज करता है उसी डायरेक्शन में जहाँ पे डेप्थ बढ़ता है। सो यहाँ पे देखो डेप्थ इधर बढ़ रहा है, सो इसका जब हम BMD बनाएंगे वो इस तरीके से बनेगा। सो यहाँ पे डेप्थ बढ़ रहा है, बेंडिंग मूवमेंट भी बढ़ रहा है, सो यहाँ पे हम नेगेटिव लेंगे।
जब बेंडिंग मोमेंट उसी डायरेक्शन में बढ़ेगा जहाँ पे डेप्थ बढ़ेगा, और पॉजिटिव तब लेते हैं जब बेंडिंग मोमेंट डिक्रीज होता है इन द डायरेक्शन ऑफ डेप्थ। सो जब इसका रिवर्स केस हो जाएगा, जब बेंडिंग मोमेंट डिक्रीज होगा जहाँ पे डेप्थ बढ़ेगा, तो अब हम पॉजिटिव लेते हैं। और यहाँ पे mu क्या है, बेंडिंग मोमेंट उसी सेक्शन में, और बीटा जो है वो एंगल है बिटवीन द टॉप एंड बॉटम एजेस ऑफ द बीम। सो ये हो गया बीटा। नाउ IS कोड के अकॉर्डिंग कुछ डिफ्लेक्शन के लिमिट्स हैं। सो स्पैन बाय इफेक्टिव डेप्थ, अगर स्पैन अप टू 10 मीटर है, सो कैंटिलीवर के लिए लिमिट है 7, सिंपली सपोर्टेड है तो 20, कंटिन्यूस बीम है तो 26। अगर स्पैन 10 मीटर से ज़्यादा है, सो इसमें क्या करते हैं, कैंटिलीवर के लिए सेम रहता है, और सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूस के लिए जो लिमिट है वो होती है 20 × 10 बाय स्पैन, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर सिंपली सपोर्टेड है। अगर कंटिन्यूस है सो ये होती है 26 × 10 बाय स्पैन, अगर स्पैन की लेंथ 10 मीटर से ज़्यादा है। नेक्स्ट, बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड एक एडहेशन होता है स्टील और कंक्रीट के बीच, जिसके वजह से जो स्टील के बार्स हैं वो कंक्रीट को स्लिप होने नहीं देती। सो बॉन्ड क्या करता है? बॉन्ड मदद करता है कि स्ट्रेसेस को ट्रांसफ़र करने में। सो ये आपका प्लेन बार्स हो गया, ये HYSD बार्स हो गया। ये प्लेन बार्स में कोई भी रिब्ड नहीं होता। सो HYSD यानी कि हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स। सो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो HYSD बार्स की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द माइल्ड स्टील। बॉन्ड स्ट्रेस यानी कि टाउ BD, ये क्या होता है? ये वो शियर स्ट्रेस होता है जो कि डेवलप होता है इंटरफेस स्टील और कंक्रीट के। स्टील और कंक्रीट के इंटरफेस में जो शियर स्ट्रेस डेवलप होता है वो कहलाता है बॉन्ड स्ट्रेस, ये होता है टाउ BD। सो अकॉर्डिंग टू द IS 456/2000, टाउ BD की कुछ परमिसिबल वैल्यूज है टेंशन में फॉर प्लेन बार्स यानी कि माइल्ड स्टील के लिए। सो ग्रेड ऑफ कंक्रीट अगर M20 है तो डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस होता है 1.2, अगर M25 है सो ये है 1.4, M30 है तो 1.5, M35 है तो 1.7, M40 है तो 1.9। नाउ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, यानी कि माइल्ड स्टील टेंशन में तो सेम रहेगी, जो वैल्यूज़ हमने टेबल में बताई वही, इसमें कोई भी इंक्रीज नहीं होगा। लेकिन अगर माइल्ड स्टील कंप्रेशन में है सो जो वैल्यूज़ ये टेबल में है उसको हम इंक्रीज करते हैं बाय 25%। नाउ अगर HYSD बार्स हैं टेंशन में है सो टाउ BD को हम इंक्रीज करेंगे 60% तक। अगर HYSD बार्स कंप्रेशन में है तो टाउ BD यानी कि बॉन्ड स्ट्रेस इंक्रीज होगा 60%, उसके बाद फिर इंक्रीज होगा 25%। नेक्स्ट है डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ वो लेंथ होती है जितनी लेंथ स्टील की कंक्रीट के अंदर होनी चाहिए ताकि प्रॉपर बॉन्डिंग हो पाए। सो डेवलपमेंट लेंथ LD = 0.87 FY × 5/4 × टाउ BD। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, LD शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू M/V + L0। यहाँ पे L0 जो है वो एंकरेज लेंथ है, और अगर सिंपल सपोर्ट है विथ कंप्रेशन कन्फाइनमेंट सो डेवलपमेंट लेंथ शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 1.3 × M/V + L0। यहाँ पे जो एंकरेज लेंथ है वो डिफरेंट बेंड के लिए डिफरेंट होती है, जैसे कि हर 45 डिग्री के लिए 4 phi होता है। सो नेक्स्ट 45 डिग्री के लिए इसमें +4 phi हो जाएगा तो 8 phi। 135 डिग्री है तो एंकरेज लेंथ हो जाएगी 12 phi। 180 डिग्री है तो 16 phi। ये इस तरीके से। अगर 90 डिग्री बेंड है सो ये 8 phi हो जाएगा, ये होता है L0 एंकरेज लेंथ। सो अगर 180 डिग्री बेंड है तो एंकरेज हो जाएगा 16 phi। नेक्स्ट टॉपिक है बंडल्ड बार्स। सो बंडल्ड बार्स यानी बहुत सारी बार्स को हम जब यूज़ करते हैं सो ये इसीलिए यूज़ किया जाता है ताकि हम कंक्रीट को कॉम्पैक्शन को बढ़ा सकें, और इससे क्या होता है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ सेक्शन को भी बढ़ाया जा सकता है। सो इस तरीके से ये जब हम इंडिविजुअल बार लेते हैं तो इस तरीके से एक ही होती है, बंडल बार में हम एक से ज़्यादा लेते हैं। सो ये डेवलपमेंट लेंथ, इसमें क्या होता है डेवलपमेंट लेंथ का रिलेशन है, यानी कि जब हम बंडल बार लेंगे तो उसका डेवलपमेंट लेंथ ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि क्या होता है जब भी इस तरीके का हम बंडल करते हैं तो ये जो एरिया होता है ये एरिया ये यूज़ नहीं हो पाता प्रॉपर, इसीलिए हम जो डेवलपमेंट लेंथ लेते हैं वो ज़्यादा लेते हैं। यहाँ लिखा है इन केस ऑफ बंडल्ड बार LD इज इंक्रीज बिकॉज कंप्लीट सरफेस ऑफ द बार इज नॉट यूटिलाइज्ड। ये पूरा सरफेस यूज़ नहीं हो पाता, इसीलिए LD ज़्यादा लेते हैं। वी कैन नॉट बंडल मोर देन 4 बार्स। हम 4 से ज़्यादा बार्स को एक साथ बंडल नहीं कर सकते।
नाउ इम्पॉर्टेंट IS क्लॉज 456/2000 के अकॉर्डिंग अगर बंडल बार 2 है सो उसमें डेवलपमेंट लेंथ हम इंक्रीज करेंगे बाय 10%। अगर 3 बंडल बार है तो डेवलपमेंट लेंथ इंक्रीज होगी बाय 20%। अगर बंडल बार 4 है तो डेवलपमेंट लेंथ इंक्रीज होगी बाय 33%। नाउ स्प्लाइसिंग क्या होती है? स्प्लाइसिंग यानी कि ज्वाइंटिंग ऑफ बार्स टू गेट द डिजायर्ड लेंथ। हम बार्स को ज्वाइंट करेंगे ताकि एक डिजायर्ड लेंथ ऑब्टेन हो पाए। मीन्स कभी कभी हमारे पास बहुत लंबी बार्स अवेलेबल नहीं होती, सो इसीलिए हम उसको ज्वाइंट करते हैं। उस मेथड को बोला जाता है स्प्लाइसिंग। सो स्प्लाइसिंग कैसे कर सकते हैं? हम बाय लैपिंग कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम बार्स को स्प्लाइस्ड करते हैं एक साथ लैपिंग के द्वारा। अगर डायमीटर ऑफ बार 32 mm से ज़्यादा है सो लैपिंग को रिकमेंड नहीं किया जाता। सो मीन्स लैपिंग वहाँ पे डिज़ायरेबल नहीं है, सो तब वहाँ पे वेल्डिंग की जाती है। सो वेल्डिंग उस सेक्शन के लिए इकोनॉमिकल होती है। नाउ कॉलम क्या है? कॉलम एक कंप्रेशन मेंबर है। इसकी डिज़ाइन जो है वो बेस्ड होती है स्लेंडरनेस रेशियो से, और स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है? L इफेक्टिव बाय लीस्ट लैटरल डायमेंशन। सो कॉलम का जो इफेक्टिव लेंथ का टेबल है मैंने डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में बताया है, सो उसको मैंने यहाँ पे रिपीट नहीं किया है, उसको आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सो अगर स्लेंडरनेस रेशियो लेस देन और इक्वल्स टू 3 है तो वो पेडेस्टल कहलाता है। अगर इफेक्टिव लेंथ बाय लीस्ट लेटरल डायमेंशन ग्रेटर देन 3 है तो वो कॉलम होता है। नाउ कॉलम में 2 पार्ट्स हैं, शॉर्ट कॉलम, लॉन्ग कॉलम। अगर स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू 3 और 12 के बीच है तो वो शॉर्ट कॉलम है। अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 12 है तो वो लॉन्ग कॉलम है। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सियली लोडेड कॉलम। जब भी लोड पास करेगा मिनिमम इसेंट्रिसिटी से उसको बोला जाता है एक्सियली लोडेड कॉलम। इसके वजह से क्या होता है? लोड कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है। मीन्स जब भी हमने कॉलम डिज़ाइन किया तो लोड जो है वो एक्सिस से नहीं पास होके कुछ छोटी सी इसेंट्रिसिटी मीन्स थोड़े से डिस्टेंस से पास होने लग जाता है बिकॉज ऑफ सम एरर्स। सो उस वजह से क्या होता है? लोड कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है। सो लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी? PU इक्वल्स टू 0.4 FCK इंटू AC प्लस 0.67 FY इंटू ASC। ये तब वैलिड होता है जब मिनिमम इसेंट्रिसिटी लेस देन और इक्वल्स टू 0.05 लीस्ट लैटरल डायमेंशन के इक्वल होती है। नाउ अगर हेलिकल रेनफोर्समेंट है मींस इस तरीके से हम रेनफोर्समेंट करते हैं तो लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है 1.05 से। सो ये हो जाएगी PU हेलिकल 1.05 इंटू 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY इंटू ASC। नाउ मिनिमम इसेंट्रिसिटी क्या होती है? L unsupported by 500 प्लस लीस्ट लैटरल डायमेंशन बाय 30 और 20 mm, इससे जो ज़्यादा रहेगा वो कहलाता है मिनिमम इसेंट्रिसिटी। नेक्स्ट पॉइंट, एज पर IS 456/2000 सो अकॉर्डिंग टू द IS कोड जो मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स होनी चाहिए रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट कॉलम में वो होती है 4 फॉर रेक्टेंगुलर कॉलम। अगर रेक्टेंगुलर कॉलम है तो मिनिमम 4 होनी चाहिए लॉन्गिट्यूडनल बार्स, और अगर सर्कुलर कॉलम है तो मिनिमम 6 होनी चाहिए। सो ये भी कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, द लिमिट्स ऑफ परसेंटेज P ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इन अ कॉलम इज 0.8% टू 6% ऑफ द ग्रॉस एरिया ऑफ द कॉलम सेक्शन। जो लिमिट्स है परसेंटेज की मतलब मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट की कॉलम में वो होती है 0.8% ग्रॉस एरिया का, और मैक्सिमम होती है 6% ऑफ द ग्रॉस एरिया। ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। सो इस रेंज में लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब के लिए इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। अगर 1 वे स्लैब है सो LY बाय LX ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 होना चाहिए, जहाँ पे LY लॉन्गर स्पान है और LX शॉर्टर स्पान है। और अगर 2 वे स्लैब है तो LY बाय LX लेस देन 2 होना चाहिए। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस है 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब के बिटवीन। सो 1 वे स्लैब में क्या होता है? डिफ्लेक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है जो कि शॉर्टर स्पैन है, और जो 2 वे स्लैब है उसमें डिफ्लेक्शन दोनों डायरेक्शन में होता है। सो हम रेनफोर्समेंट यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पे दोनों साइड में प्रोवाइड करते हैं। सो इस वजह से क्या होता है? इसकी डेप्थ बढ़ जाती है 1 वे स्लैब की, और जो 2 वे स्लैब होता है इसकी डेप्थ रिड्यूस हो जाती है। सो 1 वे स्लैब एक अनइकोनॉमिकल सेक्शन है क्योंकि डेप्थ बढ़ गई, और जो 2 वे स्लैब है क्योंकि डेप्थ रिड्यूस हो गई। सो ये एक इकोनॉमिकल सेक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है मिनिमम रेनफोर्समेंट। सो कॉलम में क्या होता है? अगर माइल्ड स्टील है तो मिनिमम रेनफोर्समेंट 0.15% ऑफ द टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया से कम नहीं होनी चाहिए,
और अगर HYSD बार्स हैं यानी कि FE415 और FE500, तो जो मिनिमम रेनफोर्समेंट है वो 0.12% ऑफ द टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया से कम नहीं होनी चाहिए। नाउ मैक्सिमम स्पेसिंग के लिए क्या क्राइटेरिया है? अगर मेन रेनफोर्समेंट है सो इसमें से जो मिनिमम होगा वो होती है मैक्सिमम स्पेसिंग। सो स्पेसिंग इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और ज़्यादा किससे नहीं होनी चाहिए? इन दोनों से जो मिनिमम है यानी कि 3D और 300 mm, इससे जो छोटी है उससे ज़्यादा स्पेसिंग नहीं होना चाहिए। अगर डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट है सो 5D और 300 mm, इससे जो मिनिमम वैल्यू है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है फुटिंग। फुटिंग तो हमने जियोटेक में भी कवर किया है। सो इसमें क्या होता है, बेसिक चीज़ मैं अभी नहीं बता रही हूँ, डेफिनेशन। सो फुटिंग क्या होती है? लोअर मोस्ट पोर्शन होता है स्ट्रक्चर का। सो ये क्या करता है? लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है सॉइल में सेफली। ठीक, ये आपका स्ट्रक्चर है। सो ऊपर जो बनता है ग्राउंड लेवल के, ये सुपर स्ट्रक्चर हो गया, नीचे सब स्ट्रक्चर होता है। सो यहाँ पे लोड देखो, सबसे पहले स्लैब में आता है, फिर वो बीम में ट्रांसफ़र होता है, फिर कॉलम में आता है, कॉलम से फुटिंग में आता है, फुटिंग से सॉइल में आता है। फुटिंग 2 टाइप्स की होती है, शैलो फुटिंग और डीप फुटिंग। शैलो में जब डेप्थ विड्थ से छोटा होता है तो शैलो फुटिंग, डीप फुटिंग में जब डेप्थ विड्थ से बड़ा होता है। नाउ यहाँ पे एक रेनकाइंस फॉर्मूला है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन का, ये है D = Q बाय ब्रैकेट 1 - sin phi बाय 1 + sin phi का होल स्क्वायर, जहाँ पे स्मॉल q जो है वो ग्रॉस बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल है, और गामा जो है वो डेंसिटी है सॉइल की, और फाई जो है वो इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सॉइल है। नाउ यहाँ पे हमको जब डेप्थ ऑफ RCC फाइंड करनी रहेगी, सो यहाँ पे हम 3 पॉइंट्स कंसिडर करते हैं, यानी कि फर्स्ट बेंडिंग मोमेंट, सेकेंड 1 वे शेयर, थर्ड 2 वे शेयर। इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू जो आती है वो होती है डेप्थ ऑफ RCC। सो इसमें क्या होता है, हम क्रिटिकल सेक्शन देखते हैं तीनों में। सो अगर बेंडिंग मोमेंट है तो यहाँ पे हमारे पास 3 केस हैं क्रिटिकल सेक्शन के। अगर 1 वे शेयर और 2 वे शेयर है तो यहाँ पे एक ही केस होता है। सो बेंडिंग मोमेंट जब हमको देखना है कि क्रिटिकल सेक्शन कहाँ होगा, तो इसमें क्या देखते हैं हम, फुटिंग अगर सपोर्ट करती है कॉन्क्रीट कॉलम, वॉल या पेडेस्टल को, सो क्रिटिकल सेक्शन जो होता है, क्रिटिकल सेक्शन इसका होता है फेस ऑफ द कॉलम। ये आपका कॉलम है, so, इसके फेस में होता है क्रिटिकल सेक्शन। अगर मैसेनरी कॉलम या वॉल या पेडेस्टल रेस्ट करेगा फुटिंग में, सो जो क्रॉस सेक्शन होता है वो मिडवे होता है सेंटर ऑफ द कॉलम और फेस ऑफ द कॉलम के, यानी कि ये है सेंटर ऑफ द कॉलम और ये है आपका फेस ऑफ द कॉलम। सो इसके बीच में ये जो टोटल है इसका आधा, ये होता है क्रिटिकल सेक्शन। नेक्स्ट है, अगर कॉलम रेस्ट करेगा गजेट प्लेट में, ये आपका फुटिंग है और ये है गजेट प्लेट, ये गजेट प्लेट हो गया, इसका ये एज है और ये कॉलम का फेस है। ठीक, ये एज है गजेट प्लेट का। सो इसका जो क्रिटिकल सेक्शन होता है ये मिडवे होता है कॉलम फेस और एज ऑफ द गजेट प्लेट के, यानी कि ये अगर एज है गजेट प्लेट का और ये कॉलम फेस है, सो इसका जो मिडवे होता है ये होता है क्रिटिकल सेक्शन बिटवीन फेस ऑफ द कॉलम, ये कॉलम के फेस और गजेट प्लेट के बिटवीन, ये है क्रिटिकल सेक्शन अगर कॉलम गजेट प्लेट के ऊपर है। नाउ अगर 1 वे शेयर देखना है, सो इसका जो क्रिटिकल सेक्शन है वो होता है D डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम, ये फेस ऑफ द कॉलम है, इससे D डिस्टेंस पे होता है। यहाँ पे D क्या है, इफेक्टिव डेप्थ है फुटिंग की। अगर 2 वे शेयर देखते हैं हम, सो इसमें क्या देखते हैं, क्रिटिकल सेक्शन D/2 डिस्टेंस अवे फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम के देखते हैं। सो D जो इफेक्टिव डेप्थ है, इसका क्रिटिकल सेक्शन D/2 डिस्टेंस पे होता है। फर्स्टली वाइल डिज़ाइनिंग स्टील स्ट्रक्चर, जब भी हम स्टील स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं बहुत सारे फैक्टर्स हमको कंसिडर करना रहते हैं। क्यों? ताकि स्ट्रक्चर में स्ट्रेंथ आ पाए, स्टेबिलिटी आ पाए और सर्विसिबिलिटी रहे, मीन्स जो डिफ्लेक्शन है वो परमिसेबल लिमिट्स में रहे। नाउ हम लोग जब डिज़ाइन करते हैं, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के 2 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट है वर्किंग स्ट्रेस मेथड और सेकेंड होता है लिमिट स्टेट मेथड। ये दोनों स्ट्रक्चरल डिज़ाइन मेथड्स हैं। फर्स्टली वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड में डिफरेंस क्या होता है? फर्स्ट, वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो है वो एक इलास्टिक डिज़ाइन मेथड है और लिमिट स्टेट मेथड जो है वो एक प्लास्टिक डिज़ाइन मेथड है। नाउ इसमें हम क्या करते हैं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में स्ट्रेस स्ट्रेन को लीनियर एज्यूम करते हैं और लिमिट स्टेट में हम इसको नॉन लीनियर कर्व एज्यूम करते हैं। नाउ वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम जो सेफ्टी फैक्टर्स लेते हैं वो डायरेक्टली लेते हैं और लिमिट स्टेट मेथड में हम जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं वो पार्शियल लेते हैं, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स लेते हैं। नाउ
जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड होता है इसमें जो सेक्शन ऑब्टेन्ड होता है वो थोड़ा सा थिकर साइड में होता है, मींस मोटा होता है, सो ये लेस इकोनॉमिकल होता है। नाउ लिमिट स्टेट मेथड जो होता है वो एक इकोनॉमिकल सेक्शन है, क्योंकि इसमें जो सेक्शन ऑब्टेन होता है वो थिनर होता है और स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है। नाउ अकॉर्डिंग टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो सेफ्टी फैक्टर होता है कंक्रीट के लिए वो 3 होता है और स्टील के लिए 1.8 होता है। नाउ लिमिट स्टेट मेथड में जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कंक्रीट के लिए रहता है वो 1.5 होता है और स्टील के लिए 1.15 होता है। कंक्रीट के लिए ज़्यादा और स्टील के लिए कम क्यों होता है? क्योंकि कंक्रीट की वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, सो इसमें जो हम लोग को सेफ्टी फैक्टर लेना पड़ता है वो हायर साइड में लेना पड़ता है। और जो स्टील होता है, स्टील की क्या होता है, वेरिएबिलिटी कम होती है, सो इसीलिए इसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम रहती है 1.15। नाउ फर्स्टली स्टील होता क्या है? सो स्टील जो होता है वो एलॉय होता है आयरन का और कोई अदर मेटल का, राइट? स्टील इज एन एलॉय, आयरन का प्लस एनी अदर एलिमेंट। नाउ अगर हम जब क्रोमियम यूज करते हैं आयरन के साथ 10% अप्रोक्सीमेटली, वो होता है स्टेनलेस स्टील। और अगर आयरन के साथ जब हम कार्बन यूज करते हैं तो जो हमारे पास ऑब्टेन होता है स्ट्रक्चरल स्टील, जब हम कार्बन यूज करते हैं। नाउ इसमें जो कार्बन का परसेंटेज है वो वेरी करता है 0.15 टू 2.15%। नाउ स्ट्रक्चरल स्टील जो होता है ये भी 2 क्लास में क्लासिफाइड है अकॉर्डिंग टू द कार्बन कंटेंट। फर्स्ट होता है पिग आयरन, इसमें क्या होता है, जो कार्बन का परसेंटेज है वो 3 to 6% होता है। और सेकेंड है हमारे पास जब कार्बन का परसेंटेज 0.15 टू 2.15 के रेंज में होता है। सो हमारे पास जो स्टील ऑब्टेन होती है वो 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है रॉट आयरन, सेकेंड है माइल्ड स्टील और थर्ड है कास्ट आयरन। इसमें जो रॉट आयरन होता है इसमें कार्बन का परसेंटेज कम होता है 0.15 से। माइल्ड स्टील में जो कार्बन होता है वो 0.15 टू 2.15 होता है और कास्ट आयरन में जो कार्बन का परसेंटेज है वो 2% से ज़्यादा होता है। नाउ कार्बन का प्रेजेंस से स्टील में क्या होता है, अगर हम कार्बन का इंक्रीज करते हैं स्टील में, सो उससे क्या होता है, स्ट्रेंथ बढ़ती है, स्ट्रेंथ जो होती है स्टील की वो बढ़ जाती है, ब्रिटलनेस भी बढ़ जाती है। नाउ ब्रिटलनेस एंड डक्टिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, सो डक्टिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नाउ अगर ब्रिटलनेस बढ़ रही है, ब्रिटलनेस और हार्डनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, सो अगर ब्रिटलनेस बढ़ेगी तो हार्डनेस भी बढ़ जाएगी। नाउ जो माइल्ड स्टील होता है वो 2 तरीके से ऑब्टेन्ड होता है। फर्स्ट है ऑर्डिनरी माइल्ड स्टील और सेकेंड है रोल्ड माइल्ड स्टील। नाउ जो रोल्ड माइल्ड स्टील होती है वो 2 तरीके से ऑब्टेन्ड होती है। फर्स्ट होती है हॉट रोल्ड माइल्ड स्टील और सेकेंड होती है कोल्ड माइल्ड स्टील। नाउ जो हॉट रोल्ड माइल्ड स्टील होती है ये किस तरीके से ऑब्टेन्ड होती है, जब हम माइल्ड स्टील को गर्म करते हैं, सो जो उसका कूलिंग होता है वो अगर ग्रेजुअली होता है, मीन्स आराम से होता है, सो हॉट रोल्ड माइल्ड स्टील होती है। और अगर माइल्ड स्टील जो हम ऑब्टेन करते हैं उसको हम फास्टली कूल करते हैं, सो वो होती है कोल्ड रोल्ड माइल्ड स्टील। नाउ इसमें कूलिंग के वजह से इसमें क्या होता है, ब्रिटलनेस बढ़ जाती है कोल्ड रोल्ड माइल्ड स्टील में। सो क्या होता है, इसको हम यूज़ नहीं करते। सो बेसिकली जो ज़्यादातर यूज़ होती है वो होती है हॉट रोल्ड माइल्ड स्टील, जो कि यूज़ होती है वायर्स में, बार्स बनाने के लिए। नाउ स्टील के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं कि हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। स्टील का जो स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो होता है वो ज़्यादा होता है और वेट टू स्ट्रेंथ रेशियो कम होता है। स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है तो हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो होता है। नाउ सो इस वजह से हम स्टील को ज़्यादा यूज़ करते हैं। नाउ इसकी जो स्पीड ऑफ इरेक्शन होता है फास्टर होता है, मीन्स इसको हम जल्दी से बना सकते हैं स्टील के स्ट्रक्चर्स को। और स्टील की जो स्क्रैप वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है। नाउ डिसएडवांटेजेस क्या है, स्टील जो है वो एक हाईली सेंसिटिव होता है कोरोशन से, मीन्स इसमें कोरोशन जल्दी लग सकता है। और स्टील में बकल हो सकता है अगर हम उसको लोड करेंगे उसकी एक्सपेक्टेड लोड से ज़्यादा। और स्टील स्ट्रक्चर में हमको क्या होता है, स्किल्ड सुपरविजन चाहिए रहता है स्टील स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। नाउ जो स्ट्रक्चर स्टील शेप्स होते हैं वो बहुत सारे सेक्शन के होते हैं, जैसे कि आई सेक्शन, एंगल सेक्शन, टी सेक्शन, बॉक्स सेक्शन। नाउ हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कोड्स हैं
सो ये कोड आपको पता होना चाहिए ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। जैसे कि जो IS 456-2000 है वो RCC के लिए यूज़ होता है, रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट के लिए। IS 800-2007 स्टील के लिए यूज़ होता है। IS 1343 प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट के लिए यूज़ होता है। IS 10262 डिज़ाइन मिक्स के लिए यूज़ होता है। IS 383 फाइन और कोर्स एग्रीगेट के लिए यूज़ होता है। और IS 875 डिज़ाइन लोड फॉर बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स के लिए यूज़ होता है। ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि कौन सा IS कोड किस लिए यूज़ होता है। नाउ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक, स्टील की डेंसिटी किसके इक्वल होती है। स्टील की जो डेंसिटी होती है वो होती है 7850 kg पर मीटर क्यूब, स्टील की डेंसिटी। और एल्यूमिनियम की जो डेंसिटी है ये भी कई बार पूछ लेता है, ये इसकी 1/3 होती है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2700 kg पर मीटर क्यूब। नाउ जो माइल्ड स्टील है उसका जो पॉइजन रेशियो होता है वो दो तरीके से क्लासीफाई है। अगर इलास्टिक रेंज है सो ये होता है 0.33, और अगर प्लास्टिक रेंज है सो इसकी वैल्यू होती है 0.5। अगर गिवन नहीं है सो आप डायरेक्ट 0.33 यूज़ कर सकते हैं। नाउ जब हम माइल्ड स्टील को टेस्ट करते हैं UTM में, मीन्स यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में, उसकी प्रॉपर्टी को फाइंड करने के लिए, सो हमारे पास एक ग्राफ ऑब्टेन्ड होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील। सो इसमें आपको पता होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक प्रोपोर्शनल लिमिट होती है। उसके बाद जैसे जैसे स्ट्रेस इंक्रीज होते जाता है सो यहाँ पे एक यील्ड पॉइंट आता है। फिर उसके बाद हम स्ट्रेस को और इंक्रीज करते जाएंगे सो एक यहाँ पे पॉइंट आता है जहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है, सो ये होता है रप्चर स्ट्रेंथ। नाउ इसमें आपको पता होना चाहिए कौन सा पॉइंट क्या सिग्निफाई करता है, ये भी क्वेश्चंस में कई बार पूछा जाता है। सो जो यहाँ पे 4th पॉइंट है ये प्रोपोर्शनल लिमिट है। नाउ ये जो 3rd पॉइंट है ये यील्ड पॉइंट होता है। नाउ ये जो पॉइंट होता है मीन्स 2nd पॉइंट ये होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ, और ये होता है मीन्स जो लास्ट पॉइंट होता है ये रप्चर स्ट्रेंथ होता है। नाउ क्लॉज 3.8 जो है वो देता है मैक्सिमम इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू। सो इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। पहला, अगर मेंबर कंप्रेसिव लोड कैरी करेगा ड्यू टू विंड और सिस्मिक फोर्सेस ओनली, सो उसका जो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो है वो 180 होता है। सेकेंड, फॉर मेंबर्स कैरिंग टेंशन, अगर मेंबर में टेंशन एक्ट कर रहा है बट इन विच द रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस ऑकर ड्यू टू विंड और सिस्मिक फोर्सेस, सो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 250। नाउ अगर कंप्रेशन मेंबर्स हैं कैरी करेंगे डेड एंड सुपर इम्पोज लोड, सो इसमें जो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो है वो 350 होनी चाहिए। ये डायरेक्ट पूछा जाता है, सो इसको आपको डायरेक्ट याद करना है।